कश्मीर में मिली सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। रियासी हमले में शामिल आतंकियों का मददगार गिरफ्तार। सोपोर में सुरक्षा बल ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को किया ढेर। 800 साल बाद फिर लौटा नालंदा यूनिवर्सिटी का गौरव। बिहार दौरे के दौरान पीएम मोदी ने किया नए कैंपस का उद्घाटन। दिल्ली जल संकट का नहीं निकला कोई समाधान। बीजेपी ने 256 जगह किया प्रदर्शन तो आम आदमी पार्टी ने किया 21 जून से अनशन का ऐलान। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर लगा तगड़ा झटका। नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 3 जुलाई तक बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हुई विधायक किरण चौधरी। कांग्रेस ने विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। पटना में नीट पेपर लीक मामले में की जांच में 9 छात्रों से पूछताछ। जांच के दौरान सॉल्वर गैंग के पास इन्हीं 9 छात्रों का मिला था रोल नंबर। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में देर रात बर्गर किंग में फायरिंग में एक शख्स की मौत। पुलिस को गैंग वॉर की आशंका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी फिल्म हमारे 12 को रिलीज करने की मंजूरी। कुछ बदलाव के साथ 21 जून को रिलीज होगी फिल्म हमारे 12। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी। लू की चपेट में आने से नोएडा में 14 और दिल्ली में 13 की मौत। यूपी में अब तक लू से 44 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों पर बड़ा फैसला। खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी तय। धान की एमएसपी बढ़कर 2300 हुई। उन्होंने हाईकोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज शेयर किए। और अब आज यूपी में बाबा के बुलडोजर एक्शन की कर लेते हैं। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन में क्या हुआ और आगे बुलडोजर किस तरफ निकलने की तैयारी में है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये 2 तस्वीरें आज देखनी चाहिए। ये तस्वीरें लखनऊ के कुकरैल नदी के किनारे बसे अकबर नगर की हैं। इन तस्वीरों में आपको अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई दिख रही होगी। आप देख रहे होंगे कि कैसे कानून का बुलडोजर बिना किसी भेदभाव के अपना काम कर रहा है। मतलब कहते हैं ना, बुलडोजर का कोई धर्म नहीं होता और बुलडोजर को धार्मिक चश्मे से देखने वालों के लिए 2 तस्वीरें देखना जरूरी है। क्या होता है कि सांप्रदायिक सियासत करने वालों को ये 2 तस्वीरें एक साथ संभवतः अच्छी नहीं लग रही होंगी। सांप्रदायिक बंटवारे के लाभार्थी नेताओं की आंखों में ये 2 तस्वीरें एक साथ शायद खटक रही होंगी ना। नफरत की दुकान चलाने वालों के मुंह पर ये तथ्यों का तमाचा है। ये 2 तस्वीरें, आपको यकीन नहीं होता तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी के नेता का ये पोस्ट देखिए। मस्जिद को गिराने की वीडियो के साथ इन्होंने जो लिखा उस पर आप ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को असल चिढ़ तो मस्जिद से है। जैसे देर रात जिसे जमींदोज कर दिया गया। काश मठ मंदिरों पर बुलडोजर चलता तो सरकारी जमीनों पर सड़कें घेर कर मुख्य मार्गों पर जो लोग खड़े हैं, जो मंदिर खड़े हैं। अब ये 2 तस्वीरें ऐसे नफरती लोगों पर तथ्यों का तमाचा है। तुष्टीकरण की सियासत करने वालों के मुंह पर तथ्यों का ये ऐसा जोरदार तमाचा है। आपकी जानकारी के लिए मस्जिद पर भी बुलडोजर और मंदिर पर भी बुलडोजर चला है, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद नहीं, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे बसे अकबर नगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराने का काम पिछले 9 दिन से चल रहा था, जो अब पूरा हो गया है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के आखिरी दिन उन धार्मिक भवनों पर एक्शन हुआ जिनका अवैध निर्माण इलाके में किया गया था। आप देख सकते हैं इस दौरान सरकारी बुलडोजर ने बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की, क्योंकि बुलडोजर का कोई धर्म नहीं होता। ये कुछ नफरती एजेंडा चलाने वाले, सांप्रदायिक बंटवारा करने वाले लोग कह रहे हैं कि मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। मंदिर पर भी बुलडोजर चला है, मुसलमानों पर सिर्फ हिंदुओं पर भी बुलडोजर चला है। और सबको पीएम आवास योजना के तहत संभवतः घर देने की भी कोशिश है। अवैध निर्माण के जरिए बना मंदिर हो या मस्जिद, सभी पर कार्रवाई की गई है। लेकिन सियासत तो सियासत ही है। तो क्या समाजवादी पार्टी को चिढ़ इस बात से है कि 9 दिन तक चली इस कार्रवाई में कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ, इसलिए भड़काने की कोशिश की जा रही है?
कोई भगदड़ क्यों नहीं हुई, कोई दंगा क्यों नहीं हुआ, इसलिए मस्जिद पर बुलडोजर, मस्जिद गिरा दिया, ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं, बल्कि मंदिर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। क्या ऐसा एक तरफा वीडियो पोस्ट करके मुसलमानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है? ऐसे में आज हम आपको अकबर नगर में हुई कार्रवाई का पूरा सच बताते हैं। देखिए क्या होता है ना, 5W1H के पैमाने पर इस पूरी खबर के हर सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। पहला सवाल, क्या हुआ? इसका जवाब है अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। दूसरा सवाल, क्यों हुआ? 5W1H, व्हाट, व्हाई, क्यों हुआ? इसका जवाब है सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, इसलिए कार्रवाई। तीसरा सवाल, कार्रवाई में कौन शामिल रहा? इसका जवाब है यूपी सरकार। चौथा सवाल, कार्रवाई कब हुई? तो इसका जवाब है 10 जून से 18 जून तक। पांचवा सवाल, कार्रवाई हुई, तो इसका जवाब है लखनऊ के अकबर नगर में। कहां हुई? अकबर नगर। और साथ ही एक और सवाल कि कैसे हुई, हाउ, 5W1H, हाउ, कैसे हुई? तो इसका जवाब है बुलडोजर के जरिए। अब उस पर एतराज कुछ लोगों को हो सकता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह यह मामला पहुंचा और इस पर रोक नहीं लगी, क्योंकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थी। तो ये पूरे सच, मतलब ये कार्रवाई का पूरा सच है। लेकिन जब तक इसमें आग और चिंगारी ना होना, सियासी रोटी सेकना नेताओं के लिए संभवतः मुश्किल हो जाता है। अपने उसी नफरती एजेंडे में कुछ सियासी दल जुट गए हैं, हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जो सेलेक्टिव तरीके से बता रहे हैं कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के भी घरों पर बुलडोजर वहां पर चला है, जो सेलेक्टिव तरीके से बता रहे हैं कि मस्जिदों पर बुलडोजर चला, मंदिरों पर भी बुलडोजर चला है। आपको बताते हैं कि 10 जून से 18 जून यानी कि 9 दिनों तक चले इस अभियान के दौरान क्या क्या बड़ी कार्रवाई हुई। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के जरिए करीब 24.5 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इलाके में बने 1800 से ज्यादा अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कुल 1169 आवास, 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण ध्वस्त हुए। कार्रवाई के दौरान अवैध मंदिरों पर भी और मस्जिदों पर भी बुलडोजर चला। बुलडोजर का कोई धर्म नहीं होता है। कोई अगर अब आपके सामने वीडियो लाता है मस्जिद पर बुलडोजर, तो ये तथ्यों का तमाचा मारिएगा, वीडियो दिखाइएगा। ये मंदिर पर भी चला है। अकबर नगर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई को मुस्लिम एंगल देने के पीछे कुछ सियासी दलों की मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि वो इस कार्रवाई को गलत साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इस कार्रवाई को सही माना है। इस अभियान के खिलाफ पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दाखिल हुई। इस दौरान कोर्ट में अजब गजब तर्क भी दिए गए ताकि अवैध कब्जा बरकरार रहे। कभी कुकरेल नदी को नाला साबित करने की कोशिश हुई, कभी बिजली का बिल भरने का तर्क दिया गया, कभी टैक्स जमा करने की बात हुई, तो कभी 40 साल से रहने का इमोशनल तर्क भी दिया गया। कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, लेकिन योगी सरकार ने हर कोर्ट में इस अभियान के समर्थन में लड़ाई लड़ी और आखिरकार सरकार की जीत हुई। बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर वाली कार्रवाई अवैध अतिक्रमण पर कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई, कोर्ट ने सही माना। अब अकबर नगर को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण पूर्णतः हटा दिया गया है। अब यहां शुरुआत होगी सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की। योगी सरकार कुल 24.5 एकड़ के इस इलाके में अब इको टूरिज्म का हब बनाने जा रही है। रिवर फ्रंट की तैयारी की जा रही है। साथ ही लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। कुकरेल नदी के किनारे पर बसे सिर्फ एक इलाके पर कार्रवाई के बाद अब सरकार अपने प्रोजेक्ट में जुट गई है। वहीं इस प्रोजेक्ट में इस नदी के किनारों को पूरी तरह से कब्जा मुक्त कराने की तैयारी है। अब आगे क्या? अकबर नगर के बाद रहीम नगर और अबरार नगर में गरजेगा बुलडोजर। सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब बुलडोजर पहुंचने वाला है। खबर तो यह भी है कि अकबर नगर का हाल देखने के बाद कुछ अवैध कब्जाधारी अभी से इलाके को छोड़ने में लगे हैं। और अब आज की एक और बड़ी खबर, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो आपको सावधान करने वाली खबर है। हैरान हो जाएंगे। अब तक क्या हुआ था, कटी हुई उंगली मिली थी तो हमको लगा ये इम्पॉसिबल हो गया। बेंगलुरु में एक कपल ने ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से कुछ सामान मंगवाया, होश उड़ गए। कोबरा निकला है, कोबरा की होम डिलीवरी। इस पैकेट में उन्हें जिंदा कोबरा सांप मिला। ये कोई एआई वाला वीडियो नहीं है। आपको लग रहा होगा ये जो वीडियो मैं चला रहा हूं ये कोई एआई से बनाया गया वीडियो है या ये कोई फिल्म की शूटिंग का कोई सीन है, या ये हो ही नहीं सकता। आपके घर में कोई सामान डिलीवर हो, आप खोले, अंदर से कोबरा सांप निकल रहा है। निकला है साहब। सांप पैकेजिंग टेप से चिपका हुआ था। कपल ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपनी गलती बहुत बड़ी बात है साहब, गलती मान ली
गलती मान ली कंपनी ने, और बड़ी चीज है रिफंड भी दे दिया ना। अब तो रिफंड भी दे दिया, अब तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। कोबरा निकला तो क्या रिफंड दे दिया। अब सोचिए, सवाल है कि अगर कोई हादसा हो जाता, कौन जिम्मेदार होता। क्या हो रहा है ना, पिछले कुछ दिनों से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में कटी हुई उंगली निकल रही है, कभी कान खजूरा निकल जाता है, कभी सांप निकलता है, कोबरा निकल गया। ऑनलाइन डिलीवरी में सामान मंगवाने पर अंदर से कोबरा निकला। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी जिन्होंने टीवी सेट ऑन किया उनमें से कई लोगों को लग रहा होगा ये तस्वीरें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए जनरेट की गई है। ऑनलाइन डिलीवरी में कोबरा निकल आया। ये एआई वाली तस्वीरें नहीं है। सामान मंगवाया गया, अंदर से निकला कोबरा, कंपनी ने रिफंड दे दिया, क्या मामला खत्म। भारत से करीब 11,000 किलोमीटर दूर एक देश से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां की संसद में आतंकी के मरने पर पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आतंकी के मरने पर मौन रखा जा रहा है। कनाडा की संसद की तस्वीर, हैरान हो जाएंगे आप देखकर। कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स से पहले स्पीकर ग्रेस फर्गस ने एक शोक संदेश पढ़ा और उसके बाद सांसदों ने 1 मिनट का मौन रखा। यह मौन रखा गया खालिस्तान टाइगर फोर्स संगठन से जुड़े आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के लिए, जिसकी पिछले साल हत्या कर दी गई थी। जिस निज्जर का कनाडा की संसद में महिमा मंडन किया जा रहा है, ये वो निज्जर भारत की एनआईए द्वारा घोषित आतंकवादी था। आतंकवादी के मरने पर मातम और मौन कनाडा की संसद में। उस पर 10 से ज्यादा पेंडिंग एफआईआर हैं। 2015 में उस पर ट्रेनिंग कैंप्स चलाने और युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देने का आरोप है, जिसके बाद 2015 में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। इस आतंकवादी के खिलाफ 2016 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। 2020 में उसे आतंकवादी घोषित किया गया, जिस पर भारत में कई हत्याओं का आरोप है। आपको बता दें, 2 दिन पहले इटली के अपुलिया में G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से हुई और 1 दिन पहले ट्रूडो ने संबंधों में सुधार की बात की। ट्रूडो ने कहा कि भारत के साथ कई मुद्दों पर समानता है और उन्हें भारतीय सरकार के साथ बातचीत का अवसर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद आतंक नीति पर ट्रूडो ने अपना असली रंग दिखा दिया। खालिस्तानी चरमपंथियों आतंकवादियों को खुली छूट पर भारत ने कनाडा को करारा जवाब दिया। भारत ने एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ाने की बरसी याद दिलाते हुए कनाडा में पल रहे आतंकवाद को निशाने पर लिया। कनाडा के वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 23 जून को कनिष्क विमान हादसे की याद में मेमोरियल सर्विस की योजना बनाई है। काउंसिलेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि भारत आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 23 जून 2024 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी बम विस्फोट की 39वीं वर्षगांठ है। इस आतंकवादी हवाई दुर्घटना में 86 बच्चे सहित 329 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। काउंसिलेट ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय प्रवासी समुदाय से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। ये संकट के करीब 20 दिन हो गए, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को अब तक पानी नहीं मिल रहा है। प्रचंड गर्मी है, तापमान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। बताएंगे जल संकट पर आखिर हो क्या रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको ना ये तस्वीरें आज जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें आपको दर्द पहुंचाएंगी, दुख होगा, सिस्टम किस तरह से काम करता है और आपकी तकलीफ को लेकर कितना गंभीर है ना सिस्टम, ये उस पर सवाल खड़े करती है। तस्वीरें दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की है। एक तरफ दिल्ली में पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं यहाँ पिछले 6 दिन से पानी बर्बाद हो रहा है। पानी बर्बाद हो रहा है। 6 दिन पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने निजामुद्दीन में पानी की इस पाइपलाइन की तस्वीर दिखाई थी। तब भी यहाँ से पानी लीक हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। आज भी उसी पाइपलाइन से फव्वारे की तरह पानी जो है बाहर निकल रहा है। लेकिन हो सकता है दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही पानी की बर्बादी हो रही हो, लेकिन सरकार का दावा है कि पानी की बर्बादी कहीं नहीं हो रही है। तो पिछले 15 दिन से दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हालात तो यह है कि अब एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के तहत आने वाले दिल्ली के लुटियन वीवीआईपी इलाकों में पानी आना बंद हो गया साहब। वो इलाका जहां संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल विस्टा है, मतलब जैसे पॉश एरिया है, वीवीआईपी लुटियन जोन, जहां देश की सरकारें चलती हैं, उस जगह भी लोग पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। मंडी हाउस से लेकर बंगाली मार्केट, यहां तक कि लेडी हार्डिंग, आरएमएल, इसके अलावा कलावती अस्पताल में भी 2 दिन से पानी नहीं पहुंचा है। दिल्ली के टोडरमल
रोड पर जहां आईएएस अफसरों और ग्रेड 1 के अधिकारियों के सरकारी आवास है ना, आपको लग रहा हो वहां तो पानी आ रहा होगा, जहां बड़े बड़े बंगले हैं वहां भी टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। मगर दिल्ली के पॉश इलाकों को तो अब तक पानी की दिक्कत हुई है, राजधानी के बाकी इलाकों में तो और बुरे हालात हैं। पानी के लिए मारामारी मची हुई है। दिल्ली का संभवतः ऐसा कौन सा कोना नहीं बचा है जहां पानी की सप्लाई में कमी ना आई हो। गीता कॉलोनी, ओखला, न्यू अशोकनगर, वसंत विहार, चाणक्यपुरी, खिचड़ीपुर, लगभग हर जगह की तस्वीरें एक जैसी हैं। सवाल यह कि आखिर दिल्ली में पानी के लिए मचे इस हाहाकार के लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार को लगता है कि उसकी तरफ से सब कुछ ठीक हो रहा है, वो अपना सारा काम बहुत जिम्मेदारी के साथ सब कुछ ठीक तरीके से कर रही है। केजरीवाल जी को जेल से चिंता भी होती है, वो बुलाते हैं आतिशी जी को, समझाते हैं सब नहीं होना चाहिए, चिंता हो रही है। असल जिम्मेदार फिर कौन है? तो असल जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार है? पड़ोसी राज्यों की सरकारें हैं? अब इस मामले में बात अनशन तक पहुंच गई है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है, चेतावनी दिया कि अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो अनशन शुरू कर देंगी। अब अनशन से पानी मिल जाएगा क्या? वहीं दिल्ली में पानी से मचे इस हाहाकार के लिए बीजेपी दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही है। इसके खिलाफ दिल्ली में 256 जगहों पर बीजेपी ने अलग पदयात्रा निकाली। बीजेपी आम आदमी पार्टी की लड़ाई में पिस रहे हैं दिल्ली वाले बेचारे। इस पदयात्रा में बीजेपी के दिल्ली सांसद और तमाम नेता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। दिल्ली में जल संकट पर संग्राम, आतिशी की पीएम मोदी को चिट्ठी, बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी प्रचंड हो रही है, जल संकट पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और हरियाणा पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाया। आतिशी पहले भी दिल्ली के जल संकट के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। अब उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिल्ली में जल संकट पर सियासत। आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा कि वो हरियाणा सरकार को भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार से पानी मांगा, वो पानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये पानी भी हरियाणा के रास्ते से आना है और हरियाणा सरकार इस पानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी दिलवाएं। आतिशी ने यह भी ऐलान किया है कि अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आतिशी को अनशन की बजाय प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सभी समस्याओं के लिए केजरीवाल और उनकी टीम जिम्मेदार है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आतिशी को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठना चाहिए, जिसने पिछले 10 साल में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा हरियाणा हरियाणा। अरे भाई, हिमाचल से पानी मांगो ना, कोर्ट ने भी कहा है नहीं मांगेंगी। पंजाब चुप है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी चोरी, कालाबाजारी और पानी का गोरख धंधा, ये है। आतिशी को अगर सत्याग्रह करना है तो अपनी पार्टी के खिलाफ करे, जिसने जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। 73,000 करोड़ का हिसाब दे आतिशी, मार लेना कि पिछले 10 सालों में 600 करोड़ के फायदे वाला जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आ गया, उसका जवाब दे दें। उधर बीजेपी ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आज 256 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पद यात्रा निकाली और दिल्ली में जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। और प्रदर्शनकारी आमने सामने है, पुलिस ने रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है
और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की यहाँ से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मटके जो हाथ पे लेकर आए हैं वही दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के आगों को, जो दफ्तर है उसके आगे इस मटका को फोड़ रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। लगातार जो लोग यहाँ पर आप देखें हाथों में मटके लेकर यहाँ पर खड़े हैं, उनका कहना है कि पीने का पानी इन लोगों को उपलब्ध नहीं है, इनके मटकों में, इनके घरों के बर्तनों में पानी नहीं है। दिल्ली में जल संकट पर हो रही सियासत के बीच अब आम लोगों की परेशानी भी देख लीजिए। पिछले 15 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी का भीषण संकट है। लुटियन जोन्स समेत दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों में लोग पानी के लिए मोहताज हैं। दिल्ली के टोडरमल रोड पर जहां आईएएस अफसरों और ग्रेड 1 के अधिकारियों के सरकारी आवास हैं, जहां बड़े बड़े बंगले हैं, वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। गीता कॉलोनी, ओखला, न्यू अशोकनगर, वसंत विहार, चाणक्यपुरी, खिचड़ीपुर, दिल्ली का कोई भी इलाका हो, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी के इस इलाके को देखिए, जहां एक हफ्ते में केवल एक बार पानी टैंकर से आता है और उसके लिए भी लोगों में लूट मच जाती है। आप देखिए व्यवस्थित तरीके से सभी लोगों ने अपने ये कैन यहाँ पर लगाए हुए हैं, पानी के डब्बे लगाए हुए हैं और इन्हें भरा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, सर रोज आता है पानी? नहीं, हफ्ते में एक बार आता है। हफ्ते में एक बार एक टैंकर आता है? हाँ, एक टैंकर मिलता है हमको। परिवार को कितना कैन भर जाता है? 4 3 बस 3-4। तो हफ्ता कैसे चलता है इसमें? क्या करें, उसमें चलाना पड़ता है, नहीं तो खरीद के लेके आते हैं। अब आज की एक और सबसे बड़ी खबर। आज का दिन भारत के 815 सालों के इतिहास के लिए सबसे स्वर्णिम दिन, सबसे बड़ा दिन। आज भारत को विश्व गुरु बनाने वाले नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का दिन है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय को एक विध्वंसकारी मानसिकता और ज्ञान से नफरत वाली सोच ने 815 साल पहले जलाकर बर्बाद कर दिया था ना, वो अपने राख से फिर उठ खड़ी हुई है। ये शुभ काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खबर को सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है आज की है। प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री के हाथों ही, आप याद करिए, अयोध्या के 498 सालों के तपस्या, बलिदान और संघर्ष को विराम मिला और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यानी इतिहास हमेशा इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगा। देखिए, ये कहने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इतिहास हमेशा इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगा कि उनके हाथों भारत को उसका पुरातन वैभव वापस मिला। 497 सालों बाद राम मंदिर और 815 सालों बाद नालंदा विश्वविद्यालय, राम मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय। इसलिए कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का श्रेय संभवतः आने वाले वर्षों में हमेशा दिया जाएगा कि उनके हाथों भारत को उसका पुरातन वैभव वापस मिला है। आज नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने कैंपस में मौजूद नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों का निरीक्षण किया। आज से 815 साल पहले, इतिहास सुनिएगा, कहानी क्या है ये। आज से 815 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को खंडहर बनाने वाले खलनायक का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के आदेश पर नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया। यहां मौजूद लाखों किताबों को जला दिया गया। नालंदा में पढ़ाने वाले शिक्षकों का एक तरीके से कहा जाता है कि उस वक्त नरसंहार किया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि खिलजी को लगता था कि नालंदा विश्वविद्यालय में मिलने वाली शिक्षा ठीक नहीं है, इस्लाम विरोधी है। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तब जलाया गया तब यहां इतनी किताबें थीं कि यूनिवर्सिटी 3 महीने तक जलती रही। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है।
आज दुनिया जिस नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडर को देखने आती है वो 800 साल पहले पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी पूर्व यानी कि आज से करीब 1600 साल पहले कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां 300 से ज्यादा कमरे थे, 9 मंजिला विशाल इमारत थी। लाइब्रेरी में आप जानते हैं कितना ज्ञान का भंडार था जिसे जला दिया खिलजी ने, जिसका पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री करा रहे हैं। 4 लाख से भी ज्यादा किताबें थी, 4 लाख। पूरी दुनिया से 10,000 से ज्यादा छात्र हुआ करते थे, 250 से ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे। यहाँ पढ़ने के लिए कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों से छात्र यहाँ पर आते थे। यानी जब दुनिया ठीक से ना ABCD भी नहीं पढ़ पाती थी, उससे सदियों पहले भारत की ये सांस्कृतिक विरासत, भारत की ये सांस्कृतिक चेतना, भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान की वर्षा हो रही थी। जो लोग भारत के विश्वगुरु होने की बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं ना, आज उनके लिए भी इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं। 8 सदियों के बाद भारत की 8 सदियों के बाद भारत की सुनहरी विरासत की चमक फिर लौट रही है, पुरातन वैभव फिर लौट रहा है। सोचिए वो कैसी मानसिकता और विचारधारा होगी जिसे खुद के अलावा दूसरा कोई भी मान्यता, सोच, संस्कृति बर्दाश्त नहीं। उन्हें प्रभु राम में भक्तों की अटूट श्रद्धा ने परेशान किया, अयोध्या में विध्वंस करा दिया। उन्हें महादेव के भक्तों से ईर्ष्या हुई। कहा जाता है कि काशी में विध्वंस करा दिया गया। कहा जाता है ना, उन्हें ब्रह्मांड के इकलौते लाइफस्टाइल गुरु भगवान वासुदेव की शिक्षा पसंद नहीं आई थी। उनकी जन्मस्थली पर भी जमकर विनाश हुआ। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत कितना सेकुलर देश है। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में नरसंहार कराया, यूनिवर्सिटी को राख के ढेर में बदल दिया, उसी लुटेरे के नाम से भारत में बिहार में ही एक रेलवे स्टेशन है, बख्तियारपुर नाम का ये शहर भी है, और बंगाल के गांव में तो उसकी कब्र भी है। सोचिए, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों जाकर सिर झुकाते हैं, उसकी कब्र को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कहा जाता है। जबकि राष्ट्रीय महत्व का असल स्मारक नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसने 800 साल के बाद साबित किया कि ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता और भारतीय संस्कृति तो बार बार राख के ढेर से पुनर्जन्म लेकर फिर खड़ी हो जाती है। अब आपको नीट विवाद पर हो रही राजनीति के बारे में बताएंगे। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के हंगामे का किस तरह सियासी इस्तेमाल किया गया और कुछ लोगों ने इसको लेकर फेक नैरेटिव कैसे गढ़ने की कोशिश की है ना, कैसे वो लोग एक्सपोज हुए हैं, वो दिखाते हैं अब आपको। मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड। हाई कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा और आयुषी पटेल को अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो उन्होंने हाई कोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज शेयर किए और फर्जी दस्तावेज शेयर किए, और उसके बाद जो उनकी याचिका थी वो खारिज हो गई। तो नीट विवाद पर हम छात्रों के साथ हैं, उनके पक्ष को जरूर सुना जाना चाहिए, लेकिन किस तरह कुछ लोग नीट विवाद पर छात्रों के आंदोलन को अपनी पॉलिटिक्स के जरिए कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो देखना जरूरी है। आज की खबर समझिएगा। आयुषी पटेल नाम की जिस छात्रा ने नीट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई थी। उस पर सुनवाई के दौरान पता जानते क्या चला कि इस छात्रा की तरफ से लगाए गए सभी आरोप झूठे थे, इसके कागज नकली थे। हम बार बार कह रहे हैं ये छात्रों की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश है। ये कुछ लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेक कर, फेक न्यूज फैलाकर, भड़काकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्रों की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश है। आपको बता दें, आयुषी के फर्जी झूठे दावों के बाद एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो लग गया। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं के साथ साथ खुद प्रियंका वाड्रा ने भी आयुषी पटेल का वीडियो शेयर किया था। उन्होंने झूठे वीडियो के आधार पर NTA और सरकार पर सवाल उठाए थे। अब आयुषी पटेल की पोल खुल चुकी है, कोर्ट के अंदर की सारे दस्तावेज फर्जी थे। तो क्या प्रियंका वाड्रा, बीजेपी मांग कर रही है कि प्रियंका वाड्रा को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि क्या आयुषी पटेल किसी के हाथ का मोहरा थी, वो किसी नेताओं के जरिए इस मामले को भड़काने की कोशिश कर रही थी, वो छात्रों के खिलाफ, छात्रों की लड़ाई भी कमजोर करने की कोशिश की गई। क्या लिखा था प्रियंका वाड्रा ने? नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं, अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल इस तैयारी में लगाते हैं, पूरा परिवार इस प्रयास में अपनी श्रद्धा और शक्ति डालता है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई।
क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़ परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? अच्छा, क्या हुआ इसके आगे जब उन्होंने लिखा, सिस्टम को लेकर सवाल उठाए, सरकार को गंभीरता से इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे, तो आगे उन्होंने जो वीडियो शेयर किया वो आयुषी पटेल का था, तो पूरा की पूरी कहानी फर्जी निकली। आयुषी पटेल का दावा फर्जी निकला, झूठा निकला। अभी तक हमें नहीं पता, ये अभी मैं चेक करूंगा, शायद प्रियंका वाड्रा ने अगर ट्वीट वो डिलीट किया है, नहीं किया, क्योंकि वो आयुषी पटेल जो दावा कर रही थी, कोर्ट में वो मामला पूरा उल्टा पड़ा। उन्होंने याचिका वापस लेने की परमिशन मांग ली है और उन्हीं आयुषी पटेल का ट्वीट वीडियो आगे बढ़ाया तमाम विपक्षी नेताओं ने। इसलिए मैं कह रहा हूं, छात्रों की लड़ाई कमजोर करने की संभवतः कोशिश की गई। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि जानबूझकर झूठ फैलाना कांग्रेस नेताओं की आदत है। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका ने भी इसमें पीएचडी कर ली है। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। दोनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये झूठ में पीएचडी कर चुके हैं। और आयुषी पटेल को अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उन्होंने हाईकोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज शेयर किए और फर्जी दस्तावेज शेयर किए, और उसके बाद जो उनकी याचिका थी वो खारिज हो गई। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया एनटीए को और बाकी एजेंसीज को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनकी ओएमआर शीट फटी नहीं थी, उनके मार्क्स जो थे, जो उनको लग रहे थे कम दिए थे, वैसा कुछ नहीं था। उनके सारे क्लेम्स फर्जी थे, फेक थे। इनके वीडियो को प्रियंका वाड्रा ने शेयर किया। उधर दिल्ली के रजौरी गार्डन में रेस्टोरेंट बर्गर किंग में देर रात हुई फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। रेस्टोरेंट के अंदर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी विदेश में छिपे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली ने ले ली है। शूट आउट हुआ वहां पर। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली गई है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा, हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था, उसी का बदला आज हुआ और जो भी बाकी है सभी का नंबर आने वाला है। आपको बता दें, मंगलवार देर रात दिल्ली के रजौरी गार्डन में बर्गर किंग आउटलेट में बैठे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। पुलिस के मुताबिक करीब 10 गोलियां मारी गई। जांच में अब दिल्ली पुलिस हनी ट्रैप एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां पर उस आदमी के साथ एक लड़की भी मौजूद थी। ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राई दिल्ली। बर्गर की दुकान पर गैंग वॉर। विदेश से आया ऑर्डर, दिल्ली में मर्डर। मंगलवार को रात 9:30 बजे के आसपास दिल्ली का राजौरी गार्डन इलाका कई राउंड फायरिंग से कांप उठा। बर्गर शॉप में एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मौत की नींद सुला दिया गया। मेरी मौजूदगी बर्गर किंग के बाहर है। यहीं पर बीती रात एक शख्स अपनी महिला मित्र के साथ यहां बर्गर खा रहा था और तभी बाइक पर सवार 3 लोग आते हैं, जिसमें से 2 लोग इसी बर्गर किंग के अंदर जाते हैं और उस शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और अब इसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है, सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मर्डर की जो जिम्मेदारी है वो हिमांशु भाऊ और नवीन बाली गैंग ने ली है, जो कि विदेश में छुपे हुए हैं। पुलिस जब ये सब कुछ समझने की कोशिश में थी कि आखिर इस वारदात के पीछे कौन है, तभी सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने पुलिस के कान खड़े कर दिए, क्योंकि इस पोस्ट में वारदात की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ और नवीन बाली गैंग ने ली है, जो विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। इस वक्त सामने आ रही है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है, उसके मुताबिक हिमांशु भाऊ और नवीन बाली ने इसकी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने ये कहा है कि जो रजौरी गार्डन में हत्या हुई है उसमें हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर का हाथ था। जिस शख्स को मारा है मतलब उस शख्स का हाथ शक्ति दादा के मर्डर में था, इसीलिए बदला लिया गया है। ये हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से ये दावा किया गया है। आपको बता दें कि इसी में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 राउंड फायरिंग हुई थी और उसके बाद मौके से जो बदमाश थे वो फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है इस पूरे घटनाक्रम। हिमांशु भाऊ गैंग को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग का विरोधी बताया जाता है। इस गैंग की
ये कोई पहली वारदात नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में ये गैंग फिरौती की डिमांड करता है और मांग पूरी नहीं होने पर गैंग के गुर्गे या तो फायरिंग करते हैं या फिर किसी की भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस एक एक कड़ी को खोलने में जुट गई है। टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए टीमों का गठन करके और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस पोस्ट में साफ कहा गया है कि इस वारदात को एक बदले के रूप में अंजाम दिया गया है और आगे भी ये जारी रहने वाला है। इसलिए पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती इस बात की है कि वो इस मामले के आरोपियों तक कितनी जल्दी पहुंचती है।